देखो इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट चैप्टर है तुम लोगों का क्या है इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जानने के पहले तुम लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी तो समझते हो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो हम लोग के होम में इलेक्ट्रिसिटी बहुत तरह से यूज होता है, हम लोग के होम में इलेक्ट्रिसिटी आता है। और इलेक्ट्रिसिटी जानने से पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हुआ? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक यूनिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे मास का यूनिट क्या हुआ? केजी, लेंथ का यूनिट क्या हुआ? मीटर। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत जरूरी होता है। अब देखो पहला चीज क्या दिया, टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो कितना तरह का चार्ज होता है ये पहले देखना है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज का कितना होता है? दो टाइप होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। तो मतलब अब देखो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का डेफिनेशन दिया। कितना तरह का चार्ज होता है पता चल गया। दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अब देखो पॉजिटिव चार्ज क्या लिखा है, तुमने बुक में डेफिनेशन लिखा है। राइट एंड मेंशन द चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ इज पॉजिटिव चार्ज एंड चार्ज ग्लास रॉड, ग्लास का रॉड को मान लो कोई ग्लास का रॉड है, अगर उसको यहाँ बोल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज का डेफिनेशन दिया है, इसको मतलब बेसिकली याद रखना है। क्या याद रखना है? द चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। मान लो कोई ग्लास का रॉड है, अगर कोई ग्लास के रॉड को अगर सिल्क के क्लॉथ से, ग्लास का रॉड है और उसको अगर सिल्क के क्लॉथ से मतलब रब्ड करेंगे, रब्ड करना मतलब रगड़ना, तो उसको रगड़ने के बाद जो चार्ज डेवलप होगा वो कौन होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज इज द चार्ज व्हिच डेवलप्ड व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड बाय सिल्क क्लॉथ। जब कोई ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज। अब देखो निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज क्या है? द चार्ज एक्वायर्ड बाय इबोनाइट रॉड रब विद वुलन क्लॉथ। क्या जैसे ग्लास रॉड को अगर सिल्क क्लॉथ से रब किए तो कौन सा चार्ज डेवलप हुआ? पॉजिटिव। उसी तरह एक रॉड होता है इबोनाइट। कौन रॉड होता है? इबोनाइट। अगर इबोनाइट के रॉड को कौन से क्लॉथ से? वुलन के क्लॉथ से रब करेंगे तो कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? पॉजिटिव चार्ज आया जब किसी ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रब्ड किए तो कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। और जबकि किसी इबोनाइट के रॉड को वुलन क्लॉथ से रब किए तो कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। इसके बारे में लिख लेना बुक से। बुक से क्या लिखोगे? इसका डेफिनेशन लिख लेना। द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद सिल्क क्लॉथ इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज, वेयर अ चार्ज एक्वायर्ड बाय इबोनाइट रॉड व्हेन रब्ड विद वुलन क्लॉथ इज नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में समझ में आ गया। अब आगे देखो। अब देखो एक चीज है, अब यहाँ पे दो रूल है। क्या दो रूल है? लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। क्या बोल रहा है? कोई लाइक चार्ज मतलब पॉजिटिव। अगर मान लो दो पॉजिटिव चार्ज है तो दो पॉजिटिव चार्ज हमेशा आपस में एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। रिपेल करता है मतलब एक दूसरे को चाहता नहीं है, मतलब एक दूसरे से दूर हटना चाहता है। जैसे ही दो पॉजिटिव को लाएंगे वो क्या करेगा? एक दूसरे को हेट करता है। जबकि अनलाइक चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज या फिर निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या होता है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो इसका दो रूल है। पहला रूल क्या है? लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्ज जैसे कि पॉजिटिव और पॉजिटिव ये दोनों क्या है? लाइक चार्ज है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। जबकि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक चार्ज होगा यानी कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज या फिर निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें दो चीज याद रखना। पहला चीज क्या है? लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्ज जो कि पॉजिटिव हुआ वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। निगेटिव रहेगा तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये पहला रूल हुआ। और दूसरा रूल हुआ अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक मतलब पॉजिटिव रहेगा तो वो निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, हमेशा निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। या फिर निगेटिव भी हमेशा किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को। ये समझ में आ गया? इसको लिख लेना कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखो ऐसा यूनिट के बारे में पता होगा, इंटरनेशनल यूनिट, ऐसा यूनिट जिसको पूरा मतलब वर्ल्ड मानता हो। पहले जो है अलग अलग यूनिट आता था, एक कंट्री इस यूनिट को मानता था, दूसरा कंट्री अलग यूनिट को मानता था। लेकिन बाद में एक ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा कॉन्फ्रेंस हुआ और उस कॉन्फ्रेंस में एसआई यूनिट को मान्यता दी गई। उसको क्या कहा जाता है? उसका फुल फॉर्म हुआ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अ यूनिट विच इज एक्सेप्टेड ग्लोबली, जिसको पूरा वर्ल्ड मानता हो उसको क्या कहेंगे? एसआई यूनिट। उसी तरह जैसे मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। इसी तरह बहुत चीज का तुम लोग ऐसा यूनिट पढ़े होगे, मास का पढ़े होगे, लेंथ का पढ़े होगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का पढ़े होगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट क्या हुआ? मोल। मोल पढ़े हो ना? तो उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। मतलब कूलम ये यूनिट जो है इसको ग्लोबली माना गया कि ये इलेक्ट्रिक करंट का क्या है? एसआई यूनिट है।
समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम। उसको कैसे डिनोट करते हैं? उसको सी से डिनोट करते हैं। मतलब कूलम को किस तरह डिनोट किया जाता है? सी से। अब देखो, अब 1 कूलम का डेफिनेशन दिया हुआ है। 1 कूलम का डेफिनेशन अभी तुम लोग को याद कर लेना है, आगे जाके क्लास 12 में इसको पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ोगे जब कूलम्स लॉ पढ़ोगे। कूलम्स लॉ, कूलम नाम के साइंटिस्ट ने कूलम्स लॉ दिया है, उसी से 1 कूलम का डेफिनेशन आया है। अभी बुक से बस इसको याद कर लेना है। क्या दिया है? 1 कूलम इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 1 कूलम क्या हुआ? चार्ज ही ना हुआ, चार्ज ही ना हुआ 1 कूलम। जैसे 5 कूलम बोलते हैं, 10 कूलम बोलते हैं, एक तरह का चार्ज हुआ। उसी तरह 1 कूलम क्या हुआ? एक तरह का चार्ज हुआ। चार्ज का यूनिट ना कूलम होता है। तो क्या बोल रहा है? 1 कूलम इज क्वांटिटी। मतलब 1 कूलम क्या है? क्वांटिटी है। जैसे 1 लीटर बोलते हो, कोई क्वांटिटी हुआ ना, 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी मतलब क्या हुआ? पानी को नापेंगे तो 1 लीटर होगा, पानी का क्या हुआ? क्वांटिटी हुआ। उसी तरह 1 कूलम भी क्वांटिटी होता है। किस चीज का क्वांटिटी होता है? चार्ज का। तो क्या लिखा है? 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हिच एक्सर्ट a force of 9 × 10⁻⁹ न्यूटन और ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। मान लो, देखो 1 कूलम का डेफिनेशन समझो। एक कूलम लॉ होता है, कूलम लॉ अभी नहीं पढ़ना है। कूलम्स लॉ क्या बोलता है? कूलम्स लॉ ये बोलता है, मान लो कि जैसे मान लो यहाँ पे 2 चार्ज है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो क्या बोलता है कूलम्स लॉ? ये एक पॉजिटिव चार्ज है, या एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। मतलब कोई अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या होगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। एक दूसरे पे ये पॉजिटिव इस पे किधर फोर्स लगाएगा? इधर इस तरफ फोर्स लगाएगा। रिपेल करना क्या हुआ? मतलब एक दूसरे को, दोनों में दुश्मनी हुआ। मान लो एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक वहाँ आदमी खड़ा है, दोनों में दुश्मनी होगा तो इसको ढकेलेगा ना। ढकेलेगा मतलब क्या है? उधर फोर्स लगा रहा है। उसी तरह ये 1 कूलम पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे का हमेशा दुश्मन होता है। ऐसा रियल लाइफ में भी होता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है? दुश्मन होता है। उसी तरह देखो, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव क्या है? इसको उधर ढकेलेगा, मतलब इसको क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, तो इधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा। तो कूलम लॉ ये कहता है, और ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। ये भी इसका दुश्मन है तो ये भी इसका दुश्मन है। ये इस पे किधर फोर्स लगाएगा? इधर इस तरफ फोर्स लगाएगा। मतलब क्या हुआ? एक तरह से इसको ढकेलना। तो ये इस पे इधर फोर्स लगाया, दोनों एक दूसरे पे कितना बराबर फोर्स लगाएगा। अगर ये इस पे 5 कूलम मतलब 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, फोर्स को कैसे नापते हैं? न्यूटन में। तो ये भी इस पे 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। बोथ एक्सर्ट्स एन इक्वल फोर्स ऑन वन अनदर। अगर पॉजिटिव है तो कौन सा फोर्स लगाएगा? रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। अगर यहाँ पे अगर पॉजिटिव और निगेटिव रहता तो दोनों क्या करता है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट का मतलब अट्रैक्ट करना मतलब दोनों एक दूसरे से के प्रति प्रेम होना। एक दूसरे के प्रति प्रेम होना तो किधर? एक तरफ जाएगा। मतलब एक तरफ जाना मतलब सेम, ये इधर फोर्स लगाएगा तो वो भी इधर फोर्स लगाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे में क्या होगा? सट जाएगा। जैसे मैग्नेट आपस में सट जाता है ना, तो उसी तरह दोनों चार्ज क्या है? आपस में सट जाएगा तो किधर फोर्स लगाएगा? ये भी इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ये निगेटिव वाला भी इस पर इधर फोर्स लगाएगा। तो कूलम लॉ कहता है, कूलम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कूलम्स लॉ दिया है। उन्होंने क्या कूलम्स लॉ दिया है कि मान लो यहाँ पे एक दूसरे पे क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड बताया। उस फोर्स क्या होता है? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स 2 मास है। 2 मास हमेशा क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, करता है ना अट्रैक्ट। ये मतलब चौक है, ये टेबल है, एक दूसरे को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि जो फोर्स से अट्रैक्ट करता है वो बहुत ही कम मैग्नीट्यूड का फोर्स होता है। पता है ना? जैसे वो डस्टर है, वो चौक, ग्रेविटेशन पढ़े 9th में ना, उसी में एवरीबॉडी अट्रैक्ट ईच अदर। तो उसमें क्या बोलता है? वो जो फोर्स होता है किसके बराबर होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मास के प्रोडक्ट के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर का होता है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ा है ना, F = G m1m2/r²। उसी तरह ये है। वहां पे क्या होता है? वहां पे फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? दोनों के मास के प्रोडक्ट के। यहाँ पे जो ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा, ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा। दोनों एक दूसरे से क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। उस फोर्स का वैल्यू क्या होता है? मान लो ये चार्ज है Q1, इसको मान लिया, इस चार्ज को क्या मान लिया? Q1, इसको क्या मान लें? Q2। अब कूलम ने कहा, कूलम क्या कहा? कूलम ने कहा ये कि इस दोनों के बीच जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। मतलब इस दोनों के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर ये दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। अगर ये 4 और 4 रहेगा तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ? 16। 4 और 4 तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ? 16। और मान लो अगर 2 और 2 रहेगा तो प्रोडक्ट कितना होगा? 4।
अगर 16 प्रोडक्ट रहेगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड केवल Q1 पर डिपेंड नहीं करता है, दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है कि दोनों को गुना करने पर अगर ज्यादा आएगा, ज्यादा मैग्नीट्यूड का आएगा, जैसे अगर 4 4 रहे तो कितना होगा 16, तो अगर ज्यादा मैग्नीट्यूड आएगा गुना करने के बाद तो वो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर इसका मान बढ़ेगा तो फोर्स का मान बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो हो गया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और दूसरा बात कूलम ने ये बोला, पहला बात तो ये बोला कि जो फोर्स होता है वो Q1 Q2 का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फोर्स विल इंक्रीज और द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल इंक्रीज। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन बाय कूलम। और कूलम का सेकंड स्टेटमेंट क्या था, मान लो ये Q1 है और ये Q2 है, दोनों के बीच दूरी है R। कितना है, कितना दूरी है दोनों के बीच में, दोनों R दूरी पे, मतलब एक दूसरे के पास रखा हुआ है R दूरी पे। तो वो दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला कि द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐसा ही ग्रेविटेशन में था ना, वहां पे क्या था, फोर्स जो था मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो यहाँ पे क्या है, दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड का मल्टीपल जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और फोर्स किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों के बीच दूरी। अगर इन दोनों के बीच दूरी घट जाए तो फोर्स का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर इसका मान घटेगा तो इसका मान बढ़ जाएगा। मान लो 2 चार्ज बहुत कम दूरी पे तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, और बहुत दूर पे एकदम बहुत दूर पे तो कितना फोर्स लगाएगा, बहुत कम फोर्स लगाएगा। क्योंकि ये कूलम ने कहा है कि अगर दूरी बढ़ा देंगे तो फोर्स का मान घट जाएगा, जबकि अगर चार्ज का प्रोडक्ट बढ़ेगा तो फोर्स का मान बढ़ेगा। एक चीज के लिए डायरेक्टली होता है और दूसरे के लिए क्या होता है, इनवर्सली होता है। तो फोर्स किसके डायरेक्टली हुआ, दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली हुआ, और दोनों के बीच का जो दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, उसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होगा। Q1 Q2 बाय R स्क्वायर दोनों का अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। वहां पे क्या होता था ग्रेविटेशन में, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाय R स्क्वायर। यहाँ प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है ना, पता है ना। अगर मान लो प्रोपोर्शनल इसको हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे उस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, K से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, K से। तो फोर्स का मान क्या होता है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यही है कूलम्स लॉ, समझ में आया कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ये बताता है अगर 2 चार्ज एक दूसरे के पास है तो वो दोनों कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा। 2 पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा एक दूसरे को ढकेलेगा, यानी कि रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो हमेशा एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये तो फोर्स के बारे में बताया। फोर्स के बारे में, मैग्नीट्यूड के बारे में ये बताया कि वो जो फोर्स होता है, 2 बॉडी जो एक दूसरे पे लगाता है, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के प्रोडक्ट। मतलब Q1 Q2 का अगर गुना करेंगे और गुना का मान ज्यादा होगा तो फोर्स का मान भी ज्यादा होगा। लेकिन ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, लेकिन दोनों के दूरी के बीच, दोनों के डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को कंबाइन करते हैं तो फोर्स का मान जो आता है, F जो मान आता है वो कितना होता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर आता है ना। वहां पे क्या होता था, ग्रेविटेशन में होता था फोर्स इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ये जो फोर्स हुआ, दिस इज द फोर्स, दिस इज अ कूलम फोर्स। ये कूलम लॉ से आया। ये जो फोर्स होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब 1 कूलम क्या होता है, 1 कूलम का डेफिनेशन इसी से आता है। 1 कूलम का डेफिनेशन किससे है, इसी से आता है। 1 कूलम का डेफिनेशन देखो बुक में क्या लिखा है, देखो 1 कूलम को पढ़ो। 1 कूलम चार्ज का एक ऐसा क्वांटिटी होता है, 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हिच एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ इतना न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज। क्या बोल रहा है, अगर 1 कूलम का चार्ज होगा, 1 कूलम का डेफिनेशन बोल रहा है। मान लो इसका भी मान 1 कूलम हो जाए, इसका भी मान 1 कूलम हो जाए। मान लो Q1 Q2 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम लोग क्या मान लिए, दोनों का मान 1 कूलम हो जाए। अगर Q1 का मान भी 1 कूलम हो जाएगा, Q2 का मान भी 1 कूलम हो जाएगा, और दोनों के बीच का दूरी 1 मीटर हो जाए। क्या बोले,
अगर इसका मान 1 कूलम हो जाए, इसका मान 1 कूलम हो जाए और दोनों के बीच का दूरी 1 मीटर हो जाए, तो उस समय फोर्स का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे कितना होगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो फोर्स का मान किसके बराबर हो जाएगा? K के बराबर हो जाएगा। जहाँ पे K क्या है? एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4, इसका मान कहीं बदल सकता है। 1 को 1 ही ना बोलोगे, 2 को 2 ही ना बोलोगे, x y z, अगर ये सब रहेगा तो उसका मान बदल सकता है। x का मान कुछ हो सकता है, इक्वेशन पे डिपेंड करता है। अगर x + y = 5 है तो x का मान 2 रखोगे तो y का मान 3 आएगा, x का मान 3 कुछ हो रख सकते हैं ना। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट है, जैसे 1 एक कांस्टेंट है, उसका मान कभी चेंज हो सकता है, नहीं ना चेंज हो सकता है। उसी तरह अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 कूलम हो जाए और दोनों के बीच का दूरी 1 मीटर हो जाए, तो फोर्स का वैल्यू किसके बराबर आता है? K के बराबर। जहां पे K क्या है? एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन। तो फोर्स का वैल्यू कितना आया? 9 × 10⁹ न्यूटन। इसका याद रखना है, इसका याद रखना है, K का वैल्यू को याद रखना है। कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन। तो आप समझ में आया क्या हुआ? 1 कूलम एक ऐसा चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, अगर मान लो 2 1 कूलम है और 1 मीटर के दूरी पर रखाएगा, तो अगर फोर्स 2 चार्ज 1 मीटर के दूरी पर, 1 कूलम का डेफिनेशन बोलेगा तो ऐसे बोलना, मान लो एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, अगर दोनों के बीच का दूरी 1 मीटर हो जाए, दोनों के बीच का दूरी 1 मीटर हो जाए और बाद में जाके ये पता चले कि वो दोनों पहला दूसरे पे इतना का फोर्स लगा रहा है और दूसरा भी पहले पर इतना मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगा रहा हो, तो उस चार्ज को क्या कहते हैं? 1 कूलम। क्या कहते हैं? 1 कूलम। क्योंकि 1 कूलम रखने पे ही ना इतना फोर्स आया था। तो 1 कूलम का डेफिनेशन क्या होगा? एक ये चार्ज है, एक दूसरा चार्ज है, दोनों के बीच का दूरी 1 मीटर है, ये इस पे अगर फोर्स इतना का लगा दे और दूसरा भी इस पे फोर्स इतना ही का लगाएगा, दोनों फोर्स हमेशा बराबर होगा। एक इस पे इधर लगाएगा, एक इस पे इधर लगाएगा, लेकिन बराबर का फोर्स लगाएगा। 9 × 10⁹ न्यूटन का अगर फोर्स लगा दे तो वहां पे जो चार्ज का वैल्यू आता है वो कितना आता है? 1 कूलम। उसी वहीं पे डेफिनेशन लिखा है। इसको इंग्लिश में कैसे डेफिनेशन हुआ? 1 कूलम इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, 1 कूलम इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज which exerts a force of 9 × 10⁻⁹ न्यूटन on another charge of same magnitude, दूसरा चार्ज भी तो 1 कूलम का है ना, placed at a distance of 1 meter from it, then the force will be 9 × 10। समझ में आ गया 1 कूलम का डेफिनेशन? अब बुक से 1 कूलम का डेफिनेशन याद कर लेना। तो 1 कूलम तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, एक और यहाँ पे देखो, अब इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है पता है? इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इस चैप्टर को मैं शुरू से नहीं पढ़े हो, मतलब एक दिन नहीं पढ़ाई हुआ इसको। देखो ये समझ में आ गया 1 कूलम के बारे में। कूलम्स लॉ समझ में आ गया। कूलम्स लॉ से तुम्हारे बुक का नहीं है, लेकिन 1 कूलम का डेफिनेशन को समझने के लिए कूलम्स लॉ का जानना जरूरी है। कूलम्स लॉ जानोगे कि फोर्स जो होता है, जैसे ग्रेविटेशन का लॉ होता है उसी तरह होता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जान लोगे उसके बाद पता चल जाएगा इसका मतलब 1 कूलम का डेफिनेशन। अब देखो थोड़ा वीडियो पॉज करना है, पॉज का ऑप्शन नहीं है, सीधा कट हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अब क्या पता है कोई भी मैटर होता है किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है इसको याद रखना है। कोई एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है, लेकिन क्या होता है? पॉजिटिव। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड इतना ही होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो हमेशा प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होगा? प्लस होगा। इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? माइनस होगा। तो ये चार्ज याद रखना है। अब आगे देखो, एक क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। बोल रहा है 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन? क्या बोल रहा है? 1 कूलम, मान लो चार्ज है 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है।
क्या निकालना है? 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो कैसे निकालना है। चार्ज इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? इतना होता है ना। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, तो चार्ज वहां पे कितना है? 1 कूलम। अगर चार्ज इतना है तो कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। अगर चार्ज का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? एक। लेकिन यहाँ बोल क्या रहा है कि चार्ज का वैल्यू कितना है? 1 कूलम। तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? निकाल समझ में आया क्या बोल रहा है? कि मान लो कोई 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज में पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है तो उसमें कितना है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे लिखो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम अगर चार्ज है तो उसमें कितना है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो चार्ज का वैल्यू अगर 1 कूलम होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो यहाँ पे और 1 आ जाए तो यूनिटरी मेथड से यहाँ पे कितना होगा? 1 इतना होगा ना। इसी को कैलकुलेट करने के बाद 6.25 × 10⁻18 आता है शायद। हाँ, यानी कि क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 कूलम चार्ज मतलब इतना इलेक्ट्रॉन, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि 1 कूलम चार्ज का मैग्नीट्यूड मतलब बहुत बड़ा चार्ज होता है। यही ना पता चल गया कि 1 कूलम चार्ज के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? 6.25 मतलब 10⁻18 मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। 10⁻18 समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। इतना इलेक्ट्रॉन कितना है? मात्र 1 कूलम चार्ज में है। मात्र अगर 1 कूलम चार्ज है तो उसमें इतना इलेक्ट्रॉन है, 6.25 × 10⁻18। कैसे आया? समझ में आया कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर इतना चार्ज है तो उसमें कितना है? एक इलेक्ट्रॉन है। यानी कि अगर चार्ज 1 कूलम हो तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1/1.6 × 10⁻⁻19 यानी कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो 1 कूलम में दिस प्रूव्स दैट 1 कूलम इज वेरी बिग चार्ज। 1 कूलम इज वेरी बिग चार्ज कंसिस्टिंग ऑफ दिस मेनी इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन अगर मिलेगा तब 1 कूलम चार्ज पैदा होगा। मतलब 10⁻18 के संख्या में इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक साथ मिलता है तब जाके 1 कूलम चार्ज होता है। तो समझ में आया क्या क्या बताया? इलेक्ट्रिक चार्ज बताया, इलेक्ट्रिक चार्ज का टाइप बताया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। तीसरा बताया कि कूलम्स लॉ के बारे में बताया। कूलम्स लॉ के बारे में तुम लोगों बुक में नहीं है, कूलम्स लॉ के बारे में बताया इसलिए कि 1 कूलम का जो डेफिनेशन है उसको समझने के लिए कूलम्स लॉ का जरूरत पड़ता है। और जो एक चीज बताया कि अगर दो सेम नेचर का चार्ज हो तो हमेशा क्या होगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा, और अपोजिट नेचर यानी पॉजिटिव और नेगेटिव को एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब देखो कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर और इंसुलेटर, द मटेरियल व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, मतलब वैसा सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए। प्लास्टिक है, प्लास्टिक से करंट पास होता है? नहीं होता है। तो प्लास्टिक इज एन एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, एक होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर अभी नहीं, अभी खाली कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ना है। कंडक्टर हुआ द सब्सटेंस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, जैसे कि कॉपर वायर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ये सब क्या कोई मेटल हुआ। मेटल क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्टर हुआ। व्हाइल अ सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैट, ऐसा सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? इंसुलेटर। जैसे कि प्लास्टिक, प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर क्योंकि बिकॉज़ प्लास्टिक डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैट। तो कंडक्टर क्या हुआ? द सब्सटेंस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैट, them are known as conductor, while the substance which does not allow electric current to pass through them are known as insulator। ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए अलाउ देता है, मतलब बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो तो वो क्या हुआ? कंडक्टर। और ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने में एक बाधा पहुंचाता है, प्रोड्यूस अ रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, known as insulator। सो क्या कहते हैं? इंसुलेटर। अब देखो एग्जांपल याद रखना, तुमने बुक में दिया हुआ एग्जांपल, कंडक्टर का कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, इंसुलेटर का दिया हुआ है, ये सबको याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछेगा व्हाई कंडक्टर अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। पूछ सकता है कि कंडक्टर में ऐसा क्या चीज होता है कि उससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए। कंडक्टर में ऐसा क्या होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए, और जो कि इंसुलेटर में नहीं होता है। तो प्रेजेंस ऑफ फ्यू, मतलब क्या बोलना है? प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए सब्सटेंस इन द कंडक्टर will provide it electric current
छोड़ दो।